Indian Evidence Act 1872, Act number 1 of 1872. This is our 6th lecture in this series. सेक्शन 8 तक हमने कल इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया था. सेक्शन 7, सेक्शन 8 हमने इसमें कवर किया था और सेक्शन 9 से आज हम इसमें पढ़ेंगे. सेक्शन 9 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो देखते हैं क्या बताता है सेक्शन 9. अगर कीवर्ड्स जो मैंने बताए थे आपको याद हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं, या फिर मैं एक बार याद दिला देता हूँ. सेक्शन 7 में हमें टोटल 5 कीवर्ड्स याद रखने हैं. दैट इज ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड द अपॉर्चुनिटी. सेक्शन 8 में भी इसी तरह से हमें कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं. दैट इज मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट. ये वर्ड्स जहाँ पे आते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है. मूविंग फर्दर, सेक्शन 9, इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन भी किया है और उन्हें सीरियल ऑर्डर भी दिया था. टोटल मिला के इसमें 5 कीवर्ड्स हैं जो आपको मेनली ध्यान रखने हैं. सेक्शन 9 इज फैक्ट्स नेसेसरी to explain or introduce relevant facts. सेक्शन 9 जैसे कि मैंने आपको कहा कि इम्पोर्टेंट है. कि इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक टर्म अक्सर सुना है हमने या हमने देखा है जिसको कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. अगर किसी भी ऑफेंडर की, किसी भी पर्सन की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी होती है तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 में ही करवाई जाती है. इसलिए सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. हालांकि इसके डिटेल्स हम अभी पढ़ेंगे इसमें. तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन से. सबसे पहला जो हमें इसमें याद रखना है वो क्या अंडरलाइन कर रखा है मैंने, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं, द फैक्ट्स विच एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलेवेंट फैक्ट. कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स को, सुसंगत तथ्यों को एक्सप्लेन करें या उन्हें इंट्रोड्यूस करें. इंट्रोड्यूस का मीनिंग आप समझते हैं ना, किसी को इंट्रो करना, किसी के बारे में जानकारी देना, किसी के बारे में बताना. तो कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स को बताते हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, वो फैक्ट्स भी अपने आप में रेलेवेंट हो जाते हैं. Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant facts. कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट्स इन इशू को एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्हें उनकी जानकारी दे रहे थे, वो फैक्ट्स भी अपने आप में रेलेवेंट हो जाएंगे. फर्दर, और विच सपोर्ट और रिबट, विच सपोर्ट और रिबट अगेन व्हाट the an inference suggested by a fact in issue or relevant fact. तो अगेन कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट्स इन इशू को सपोर्ट करें या उन्हें रिबट करें, उनका या तो उन्हें सपोर्ट करें या फिर उनका खंडन करें, या तो उनका सहारा बने या फिर उनको का खंडन करें, वो भी फैक्ट्स इन रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे. फिर आता है फोर्थ, or which establishes the identity of anything or person whose identity is relevant. या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करें, कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि रेलेवेंट पर्सन की या रेलेवेंट फैक्ट्स की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करें, वो भी रेलेवेंट फैक्ट होंगे. या फिर और फिक्स the time or place at which any fact in issue or relevant fact had happened. वो relevant fact या fact in issue किस समय पे हुआ या किस जगह पे हुआ, उस बात को establish करें, identify करें, वो भी relevant facts हो जाएंगे. And lastly, or which shows the relation of parties, which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted.
जिन लोगों के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन पार्टीज के द्वारा वो एक्ट हुआ है, वहां पे कोई काम हुआ है, उन पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑब्वियसली उनके बीच में दुश्मनी के का रिलेशन है, उनके बीच में दोस्ती का रिलेशन है, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, वो रिलेशन वो भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। फाइंड आर रेलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पस। तो दोबारा से एक नटशेल में मैं बता दूं, जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये पूरा सेक्शन ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। दिखने में बहुत बड़ा जैसे दिख रहा है, पर इतना बड़ा ये है नहीं। सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं। सबसे पहला, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स को या तो एक्सप्लेन करें या उनको इंट्रोड्यूस करें, या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स को सपोर्ट करें या उनको रिबर्ट करें, या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स की आइडेंटिटी स्टेब्लिश करें, या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स का टाइम और प्लेस फिक्स करें, और या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स का पार्टीज का रिलेशन एस्टेब्लिश करें। ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, सपोर्ट और रिबट, एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, फिक्स द टाइम और प्लेस एंड शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये रिलेट करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से। तो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक केस है, हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 CRLJ 3514 पैरा नंबर 6। प्रिंसिपल्स, इस केस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के कुछ प्रिंसिपल्स हेल्ड हुए थे। सो प्रिंसिपल्स फॉर होल्डिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आर 4 points were held in this particular case. First one, test identification parade do not constitute substantive piece of evidence. These are used for corroboration purpose. यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो अपने आप में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ कोरोबरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अकेले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बेसिस पे किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ कोरोबरेशन, कि दो दूसरे फैक्ट्स को आपस में कोरोबरेट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। Secondly, it was held that the main object of holding an test identification parade during investigation stage is to test the memory of witness. जो विटनेस अपीयर हुआ है, क्या उसकी मेमोरी प्रॉपर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस समय ऑफेंस हुआ था, जिस समय क्राइम अकर हुआ था, उस समय जो विटनेस था उसकी मेमोरी कुछ और थी, लेकिन ट्रायल चलते चलते 2 या 3 साल गुजर चुके हैं, अब वो सही तरह से पहचान पा रहा है ऑफेंडर को या नहीं, या सही आइडेंटिफिकेशन वो दे पा रहा है या नहीं, बिकॉज ट्रायल्स कई बार लंबे चलते हैं और पर्सन की मेमोरी इवेड हो सकती है। सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन stage is to test the memory of the witness. And thirdly, test identification parade should be conducted as soon as after the arrest. रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया, बिकॉज जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे जो विटनेस है उसकी मेमोरी भी ब्लर हो सकती है, और जो ऑफेंडर है उसके लुक्स में भी चेंज आ सकता है। सो test identification parade should be conducted as soon as after the arrest of the accused. And lastly, it was held that appreciation of test identification parade will depend upon the trustworthiness of the witness. क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को फुली एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, कोर्ट उसे पूरे तरह से एडमिट करे या ना करे, ये डिपेंड करेगा कि वो जो विटनेस है वो कितना ट्रस्टवर्दी है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है,
that is whether conduction of test identification parade is necessary. क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया ही जाना चाहिए? इज इट नेसेसरी? So it was held in the case of Ravi Kapoor versus State of Rajasthan 2012, page number 9, Supreme Court cases 284, that test identification parade is not mandatory and nor it can be claimed by accused or suspect as a matter of right. जो accused है, जो suspect है, वो इसे as a matter of right claim नहीं कर सकता. ध्यान दीजिएगा, जो अक्यूज्ड है वो इसे क्लेम नहीं कर सकता एज ए मैटर ऑफ राइट. हाँ, जो विक्टिम है वो कर सकता है. और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मैंडेटरी नहीं है. फर्दर जो आइडेंटिफिकेशन है वो कहाँ पे की जानी चाहिए? सो इट शुड बी डन इन द कोर्ट. डॉक आइडेंटिफिकेशन जिसे कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन ओनली इन कोर्ट. एक केस है कांता प्रसाद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 350. It was held in this case that failure to hold an identification parade does not make evidence of identification before the court inadmissible. तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो अगर हेल्ड नहीं की गई है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट में जो आइडेंटिफिकेशन के अदर एविडेंसेस हैं वो पूरी तरह से एडमिसिबल हो जाएंगे. बिकॉज जैसे कि ये प्रीवियस केस में भी हेल्ड हुआ दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट मैंडेटरी. इट इज जस्ट डन टू चेक द memory of the witness as well as to use as a corroborative evidence. It is not a substantive piece of evidence. एक और केस है रामनाथ नायक वर्सेस स्टेट 1995 का. ये केस है 2255 पैरा 5 उड़ीसा. It was held in this case that identification for the first time during trial is inherently of a very weak character, which loses much of its value without prior test identification parade. अगर इनिशियल स्टेज पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई गई है और काफ़ी समय बीत गया है, उसके बाद में कोर्ट में जब फर्स्ट टाइम पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो वो काफ़ी वीक एविडेंस हो जाएगा. दैट विल नॉट बी ऑफ अ मच ऑथेंटिसिटी, क्योंकि समय बीत जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल. विटनेस फेलिंग टू आइडेंटिफाई अक्यूज्ड इन द कोर्ट, ये एक अच्छा केस है और काफ़ी पॉपुलर केस है. यहाँ पे जो केस लिखा हुआ है बहुत ही पॉपुलर केस है महाराष्ट्र का. याकूब अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस, यहाँ पे वो थोड़ा गलत लिख दिया है, मेनन लिखा गया है. सो मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का ये केस है. सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1082. तो इसमें क्या बात कही गई है कि अगर अक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, विटनेस उसे सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की क्या ऑथेंटिसिटी रहेगी या फिर उस विटनेस की क्या ऑथेंटिसिटी रहेगी या केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो द फैक्ट्स ऑफ द केस वाज लाइक दैट. विटनेस डिस्पोज्ड बिफोर द कोर्ट, witness deposed before the court after a lapse of 2.5 years after the incident. तो कोर्ट के सामने विटनेस कब आया है? 2.5 साल बाद. फेल टू आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड, और 2.5 साल में बाद जब वो आया तो वो अक्यूज्ड को पहचानने में असक्षम रहा. उसने मना कर दिया, भाई मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, 2.5 साल पुरानी बात है. द मेमोरी हैज गॉट इवेडेड. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वॉज plausible that, sorry, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है. The Supreme Court observed that it was possible that memory could have faded. यहाँ पे जो possible something plausible वर्ड लिखा है उसकी जगह आप रीड कीजिए possible. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना पॉसिबल है कि 2-2.5 साल में पर्सन की जो मेमोरी है वो फेड हो सकती है. However, during the identification parade, which was conducted soon after the incident, the witness identified the accused accurately. और जब इसे अरेस्ट किया गया था पर्सन को soon after the evidence, तब तो विटनेस ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया था.
सो विटनेस कोरोबरेट द एविडेंस ऑफ अदर विटनेस। तो किया जाएगा, उसने तब जो आइडेंटिफाई किया था तो ठीक है। अब इस विटनेस की और की जो टेस्टिमनी है उसको एडमिसिबल मानने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अदर विटनेसेस से उसके एविडेंस को कोरोबरेट करेंगे, उसे जोड़ के देखेंगे कि अदर विटनेसेस क्या कह रहे हैं, तो ये विटनेस क्या कह रहा है। नॉट फेटल फॉर प्रोसिक्यूशन। सो दिस वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। क्या है कि अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर उसको क्या किया जाएगा, अदर विटनेसेस जो हैं उनसे कोरोबरेट करके देखा जाएगा इस विटनेस की एविडेंस को। एक और क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, वेदर अक्यूज्ड पर्सन हैज अ राइट टू डिमांड टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। हालांकि ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ राइट बाय द अक्यूज्ड पर्सन। इससे कंसर्न जो केस है, शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2011 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 654। फैक्ट्स क्या है, अक्यूज्ड एलेजेस विटनेस नेवर सीन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर एंड डिमांडेड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अक्यूज ने क्या बोला कोर्ट में कि भाई ये जो विटनेस है ना, इसने आज तक मुझे देखा ही नहीं है, ये आपको बोल रहा है मैं जो आई विटनेस हूँ और मैंने ऑफेंस होते हुए देखा ऐसा सब, लेकिन ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो आप तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवा दो और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये सच बोल रहा है, झूठ। बट इट वॉज हेल्ड दैट test identification parade belongs to the stage of investigation. There is no provision in CRPC for demand by accused for test identification parade. CRPC में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है थ्रू आउट के अक्यूज्ड टीआईपी की डिमांड कर सके। और ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज का पार्ट था, अब यहाँ ट्रायल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, सो द अक्यूज्ड कैन नॉट डिमांड फॉर दैट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या अक्यूज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की डिमांड कर सकता है, क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में प्रोसीजरल कोड में कुछ लिखा हुआ है, तो सीआरपीसी नेवर कंटेन्स एनीथिंग लाइक दैट। एक और केस है टेक चंद वर्सेस स्टेट का, AIR 1965 पंजाब 146। It was held that though accused cannot compel the prosecution for test identification parade, but normally it is desirable that test identification parade should be held if so desired by the accused। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि वैसे तो उसका कोई राइट नहीं है कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की डिमांड कर सके, लेकिन कोर्ट नॉर्मली अलाउ कर ही देती है अगर अक्यूज ऐसा चाहता है तो। बट थिंग इज 1965 में ये चीज़ हेल्ड हुई थी, और उसके बाद में जो मैंने इसके ऊपर आपको केस लॉ बताया 2011 का, उसमें इस बात को डिनाई कर दिया गया है, तो जो लेटेस्ट साइटेशन है उसी को कंसिडर किया जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है उस समय अगर पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सो फॉर दैट कंसर्न वी हैव द केस राम कृष्ण वर्सेस स्टेट, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 104। It was held that when a test identification parade is conducted by police, the evidence of such identification either of the property or of the person is hit by section 162 CRPC। तो अगर पुलिस वहां पे अवेलेबल है तो सेक्शन 162 CRPC के प्रोविजन से वो हिट हो जाता है। एक और केस है प्रोश कुमार वर्सेस किंग, AIR 1951 Calcutta 475। It was held in this case that no police officer should be present in the vicinity where test identification parade is being conducted। तो इस केस में एक आ गया था कि जहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फर्दर, पुलिस ऑफिसर शुड नॉट अकम्पनी आइडेंटिफाइंग विटनेस। भाई जो विटनेस है जो उसको आइडेंटिफाई करने आ रहा है वो पुलिस ऑफिसर उसके साथ में भी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, उस समय वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन विटनेस को लाने ले जाने में अगर पुलिस ऑफिसर उसके साथ था तो हो सकता है रास्ते में उसको किसी तरह की कुछ बातें कह दे कर दे, तो यूं ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर उस विटनेस को
के साथ में भी नहीं रहना चाहिए। पुलिस ऑफिसर शुड नॉट अकम्पनी आइडेंटिफाइंग विटनेस इवन फॉर द सम टाइम प्रायर टू टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, थोड़े समय के लिए भी उसके साथ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में मैं आपको सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी में क्या है वो भी एक बार रिकॉल करवा दूं। स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। तो जो पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट है उसी की तरह से इसको कंसिडर कर लिया जाएगा अगर पुलिस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में प्रेजेंट रहती है। तो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड अराइज हो रहा है, कैन अक्यूज्ड पर्सन रिफ्यूज टू अटेंड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अभी हमने पढ़ा कि क्या अक्यूज पर्सन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की डिमांड कर सकता है, बात है कि उसका राइट तो नहीं है बट डिजायरेबल रहता है। अब बात आती है कि क्या अक्यूज पर्सन इस बात को डिनाई कर सकता है। सो इससे रिलेटेड केस है परगम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट केसेस 615। The facts of the case was accused person refused to participate in test identification parade, उसने मना कर दिया। और फिर accused plead that his face is already shown in witness at the police station to the witness in the police station। accused ने क्या प्ली दिया इस बात का, क्यों मना कर रहा हूँ कि भाई जो पुलिस स्टेशन में विटनेस को बुला के पुलिस ने वैसे ही मेरा चेहरा इसको दिखा दिया, तो अब आप यहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाओगे तो उसका सेंस क्या है, बिकॉज जहाँ पे ऑफेंस हुआ था वहां पे नहीं देखा विटनेस ने मुझे, पुलिस स्टेशन में विटनेस ने आके मुझे देखा है। एंड दिस प्ली वाज फर्स्ट टाइम रेज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली। अब यहाँ पे सबसे वीक पॉइंट क्या आ गया कि ये पॉइंट जो अक्यूज ने रेज किया ये कहाँ पे रेज किया, सुप्रीम कोर्ट में रेज किया, ट्रायल कोर्ट में रेज नहीं किया। सो इट वाज हेल्ड in this case that the plea is not sustainable. Why it is so? Because it should have been raised at the trial court. भाई आप ट्रायल कोर्ट में जब चला तब आपने कहा नहीं कि ये बात इसने विटनेस ने मुझे आइडेंटिफाई गलत इसलिए किया क्योंकि इसने तो पुलिस स्टेशन में देखा। हाई कोर्ट में आपने अपील में कहा नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आके आप बात ये बोल रहे हो। सो इट इज नॉट सस्टेनेबल। ये इस केस में हेल्ड हुआ था। फिर एक और केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुरेंद्र 2007 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 281, where accused person refused to attend in test identification parade. Evidence of witness identifying accused is in court can be relied upon. तो जहाँ पे अक्यूज पर्सन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए अगर मना कर देता है तो फिर कोर्ट में अगर उसको आइडेंटिफाई करता है विटनेस तो उसको पूरी तरह से रिलाई किया जाएगा। एक और बात है, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इसकी एविडेंटरी वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए केस है आर शाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 266। इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। हालांकि ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर कोरोबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन पर्पसेस। इसे हम सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मान सकते, सिर्फ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। इसे सिर्फ कोरोबरेशन के लिए या फिर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। कैन सोल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बी द पर्पस ऑफ कन्विक्शन। So in the case of Ramesh Kumar Soni versus State of MP 1997 CRLJ 3418 Madhya Pradesh, it was held that conviction can be based on sole evidence of test identification parade when the court concludes that the testimony of identifying witness was beyond suspicion. तो ये हेल्ड हुआ था कि ठीक है हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को सोल एविडेंस फॉर कन्विक्शन मान तो रहे हैं, लेकिन कब, जब हम ये मान रहे हैं दैट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस is beyond any suspicion and beyond any doubt. जो टेस्टिमनी है, जो विटनेस है, वो पूरी तरह से किसी भी संदेह से मुक्त है, परे है, इसलिए हमने उसकी विटनेस को उसकी टेस्टिमनी के बेसिस पे सोल कन्विक्शन लिया है। This was held in 1997. What other things can be used for the purpose of test identification parade under Section 9 of Indian Evidence Act? So photographs, sketches, photo fits, these are the few other things that can be used for the as a test identification parade. सिर्फ पर्सन के ही नहीं, हम फोटोग्राफ्स को, स्केचेस को भी आइडेंटिफिकेशन पर्पस से यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एविडेंटरी वैल्यू ऑफ
स्निफर डॉग्स आप जानते होंगे, जो खोजी कुत्ते जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में यूज किए जाते हैं, उनकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है। सो उसके लिए केस है गडे लक्ष्मी मंगराजू, साउथ का कुछ नेम है तो मैं प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। गडे लक्ष्मी मंगराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2001 CRLJ 3317. It was held that it is weak type of evidence and court should not bother about it. तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि ये वीक होता है और कोर्ट को ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सिर्फ सेक्शन को मैंने रीड नहीं किया, बल्कि उसके साथ में जितने भी केस लॉज इससे रिलेटेड बन रहे थे, मैंने उनको सारों को आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया। जो जो कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं समय समय पे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे दिव्या का एक क्वेश्चन आया है, एविडेंस कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्निफर डॉग्स आर कंसिडर्ड एज साइंटिफिक एविडेंस और हियरसे एविडेंस। ये जो एविडेंस होगा, जो हमें मिलेगा स्निफर डॉग्स के थ्रू, इसे कोरोबरेटिव एविडेंस लिया जाएगा। जैसे कि आपको ध्यान है कि अगर कोई नार्को टेस्ट किया जाता है या स्निफर डॉग्स के थ्रू भी अगर कोई एविडेंस मिलता है, ये सारे एविडेंसेस जस्ट एज अ कोरोबरेटिव एविडेंस यूज किए जाते हैं इन द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। And Vidika has also asked the same question. So whatever evidence have been collected during the investigation, it will be used to use as a corroborative evidence, क्योंकि एक तो केस में भी लिखा है और फिर हम देख सकते हैं that it may differ from the situation to situation, थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्टिविटी रह सकती है, सब्जेक्टिविटी रह सकती है अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। So this was all about for today for the Indian Evidence Act section 9. अगर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो 5 पॉइंट्स मैंने इसमें आपको अंडरलाइन करके दे रखे हैं रिगार्डिंग सेक्शन 9, कौन कौन से? दैट इज द फैक्ट्स which explain or introduce, support or rebut, establish the identity, fix the time and place and shows the relation of parties. ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स, कीवर्ड्स याद रहने चाहिए। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अगर कंडक्ट करवानी है तो वो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में होगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी केस लॉज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, वो सभी केस लॉज को थरली आप पढ़ें 2 बार 3 बार, और उनमें जो डिसीजंस आए हैं और जो उन केसेस के फैक्ट्स थे उनको भी दोबारा से आप देखें, और वो आपका एक अच्छा आंसर राइटिंग का बेस बन पाएगा। So that was all from my side for today's lecture. I hope you all have enjoyed the lecture. Section 10 से हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। Excuse me, sir. Please.